आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन हैं और इनको हम 6 to 10th में पढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं और सारे हम आपको सॉल्व करा चुके हैं, मतलब सबका बेसिक हम आपको बता चुके हैं और सबके कैसे सब सॉल्व होंगे एक बार इससे रिलेटेड हम सॉल्व करा भी चुके हैं। लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो थोड़ा अलग हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, जैसे फिफ्थ हो गया है, तो मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक वही है, लेकिन क्वेश्चन अलग है तो करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। हम बार बार कहेंगे कॉन्सेप्ट आपको बेसिक अगर समझ में आ गया तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ हो, एक बार दो बार आप सॉल्व करेंगे तो फिर जब वो आपको आ जाएगा तो आप उसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे कि a/3 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/1, मतलब इस तरीके के इक्वल टू में ऊपर वेरिएबल्स नीचे नंबर हैं या नीचे वेरिएबल्स रहें, मतलब मेरा कहने का मतलब ये 3/a रहे और 2/b रहे और 1/c रहे, इस तरीके से क्वेश्चन रहे तो इसमें हमें जो है एक कांस्टेंट मान लेना पड़ता है। मतलब अब ये तो बता दिया है कि हाँ a/3 ये सब आपस में इक्वल हैं, लेकिन और हमसे पूछ दिया है, इसकी वैल्यू पूछ दिया है। अब देखने में टफ लग रहा है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए a, b और c तीनों की वैल्यूज चाहिए, और जो हमारे पास है नहीं। इससे चारों में से एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमें दिया है। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, एक कांस्टेंट मान लेते हैं। जनरली हम कांस्टेंट को k से मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, A to Z में आप कुछ भी मान सकते हैं। कांस्टेंट मानने का मतलब है कि जैसे हम x मानते हैं ना कोई वैल्यू सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे सॉल्व होगा इससे क्वेश्चन आपका, तो वैसे ही जो है x, जैसे आप x मानते हैं वैसे ही यहाँ पे k कैसे सॉल्व होगा देखिए। a/3 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/1 इक्वल टू k हम करते हैं, मतलब ये तीनों k के इक्वल हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया कि a जो है b के इक्वल है, b जो है c के इक्वल है, वैसे ही हमने इन तीनों को किसके इक्वल कर दिया, k हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, मतलब एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है। यहाँ पे a b c की वैल्यू चेंज हो सकती है बट इसकी नहीं। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो एक फिक्स रहे। तो अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिए, अगर हम b और c को हटा दें, b और c को हटा दें तो a क्या बचेगा, a/3 इज इक्वल टू k बचेगा। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a/3 इज इक्वल टू k बचेगा। तो अब देखो, a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 3 × k मतलब 3k। उसी तरीके से b की वैल्यू और c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए b/2 इज इक्वल टू k कर देंगे, b/2 इज इक्वल टू k, तो b बराबर क्या आ गया हमारा 2k। ठीक, c की वैल्यू निकालने के लिए c/1 इक्वल टू k, तो देन c की वैल्यू क्या आ गया, 1 में k का इंटू करेंगे तो k ही लिखाएगा। ठीक, ये हमारा a b c तीनों की हम वैल्यू फाइंड कर ले। अब क्वेश्चन में हमसे जो कह रहा है उसमें इन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट का मतलब एक चीज़ और होता है कि क्वेश्चन पे फिक्स है उसकी वैल्यू, तो वो चाहे जहाँ भी रहे, बाकी क्वेश्चन का जो हमारे टर्म्स हैं उसके आने से, एक्स्ट्रा जोड़ने से बाकी क्वेश्चन के टर्म्स पे असर ना पड़े, उस चीज़ को हम कांस्टेंट कहते हैं। अभी आप देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं और कि अपने आप हट भी जाएगा और उसके आने से कोई वैल्यू में चेंज भी नहीं होगा। हमसे जो पूछा है वो हम सॉल्व कर लेंगे, a + b + 2c/b। अब a की वैल्यू कितना हमने निकाला है, 3k। ठीक है, b की 2k, c की वैल्यु देखो, a और b तो ऐसे थे, अकेले अकेले थे तो ऐसे रख दिए, यहाँ पे 2c है, मतलब 2 × c की वैल्यू k अपॉन सिर्फ b है, तो b की वैल्यू क्या है, 2k है, रख दिया हमने। चलो, अब यहाँ पे क्या हो गया, 3k + 2k + 2k अपॉन 2k। अब बहुत लोग क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, नहीं ऐसा आप मत करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है, ऐड का है सिंबल है, प्लस का साइन है, प्लस या माइनस का साइन रहेगा तो हम ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ना है
और अगर आपस में मल्टीप्लाई रहता तो हम आराम से जो कट पिट रहा था कट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे सारे कांस्टेंट मतलब के हमने कांस्टेंट माना, तीनों में सेम है, तो 3 2 5 2 7 टोटल कितना हो गया 7 के और अपॉन 2 के। अब के से क्या हो गया, के कैंसिल हो गया, क्यों 7 और के बीच में मल्टीप्लाई था और 2 और के बीच में भी मल्टीप्लाई था, और ये दोनों के क्या थे, ऊपर नीचे थे, मतलब अंश और हर में थे, मतलब डिवाइड में थे, तो के से के कैंसिल हो गया, बचा क्या 7/2। हमसे पूछा है वैल्यू, तो 7/2 को डिवाइड करेंगे आएगा 3.5। अब देखो हमको जो ऑप्शन दिया था चारों 4, 3.5, 3.85, इसमें से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्या अब आप बताओ के आने से क्या 3.5 जो हमारी वैल्यू थी क्वेश्चन में जो दिया गया था, क्या उसकी वैल्यू पे कोई असर पड़ा, हमारे आंसर पे कोई असर पड़ा? नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएगा। देखो दिया है कि ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, जैसा कि हम अगर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसे डेसिमल ऐसे दशमलव जो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिनका डिवाइड करें हम तो पूर्ण अंक हमको ना मिले, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू ना मिले, उसमें रिपीटिंग हो, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनल। जो पूरी तरीके से अपने नंबर को विभाजित ना कर पाए वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो और लेकिन कह रहा है एक नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब रिपीट का मतलब कि एक पैटर्न उनके में आए, मतलब एक पैटर्न पे आने पे वो रिपीट करते जाए, मतलब अनंत तक जाए उनकी वैल्यू, लेकिन वो रिपीटेड टर्म में हो, आवर्ती जो कहते हैं आवर्ती दशमलव। तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग हो, ऐसे कौन सा डेसिमल होते हैं? नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर कोई भी होगा वो अपनी एक परफेक्ट कांस्टेंट वैल्यू देगा। देन इंटीजर, जो इंटीजर हमारे होते हैं निगेटिव या पॉजिटिव में होते हैं तो वो भी नेचुरल नंबर की तरह ही बिहेव करेंगे। और बचा है अब ये दो, रेशनल और इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो नॉन रिकरिंग में आती है, उनकी वैल्यू अनंत तक उनकी भी वैल्यू जाती है इर्रेशनल की भी, लेकिन वो क्या होते हैं, रेशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बार बार हम भूल जाते हैं, आप समझ जाओगे। रेशनल का मतलब ऐसी वैल्यू जो क्या होती हैं बार बार रिपीट नहीं करती हैं लेकिन अनंत तक जाती हैं, कटती भी नहीं है पूरी तरीके से। तो रेशनल। अब रिकरिंग हमसे पूछ रहा है तो ऑप्शन ए बचा, तो रेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है, और जहाँ P और Q दोनों क्या होते हैं, एक इंटीजर होते हैं, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही जब तक वो फ्रैक्शन में नहीं होगा तब तक कोई भी रिकरिंग बनेगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा नहीं, और जब नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा तो रिकरिंग। तो हमेशा आप क्वेश्चन में ध्यान रखो कि ये तीनों ऑप्शन चेंज कर सकता है, यहाँ होल नंबर दे सकता है, कोई भी ऑड नंबर इवन नंबर कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है इन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तो ये हमेशा क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। और अगर यही पूछ देता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, एन यहीं पे लगा देता है NON नॉन, अगर यहाँ ये लगा देता तो ऑप्शन ये हो जाता N इर्रेशनल नंबर। ठीक, ये सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी कल ही हम आपको बताए हैं, इसमें दिया है कि हमें ये वैल्यू दी गई है और हमसे पूछा है कि BAC हमें ये पूछा है। ठीक है, लेकिन हम कल पढ़े थे कि इन दोनों का सम ये होता है। अब ये पता होगा तभी तो हम जो है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, लेकिन पहले हमें ये फाइंड करना होगा। तो ये कैसे होगा, क्वेश्चन में इसके लिए ज़रूर कोई न कोई हिंट दिया होगा। अगर इसकी वैल्यू नहीं दी है तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई हमें हिंट दिया होगा, हम सॉल्व करें। देखो यहाँ दिया है AB = AC, मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। जब दो किसी त्रिभुज के, किसी ट्रायंगल के जब दो साइड, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनसे बनने वाला एंगल भी क्या होता है, उनसे बनने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। तो एंगल B एंगल C के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल B = एंगल C होगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि एंगल C भी हमें नहीं पता है। तो क्यों नहीं पता है, हमने जो है एक पहले वीडियो में शुरुआत में ही हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जब किसी सरल रेखा पर
स्ट्रेट लाइन पर जब कोई वो एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा 180 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। उस पर बनने वाले जो होते हैं उनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। तो अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, मतलब दो एंगल बन रहा है ना, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, जोड़े में बन रहा है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाए 180, क्योंकि भाई 180 को ही हमने दो भाग में करके एक एंगल ये बना दिया, एक एंगल ये बना दिया, दोनों को जोड़ने पे 180 ही आएगा। तो अगर हमें ये पता है तो इसको 180 में से घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और यह जब ये आ जाएगा इसका मतलब एंगल सी आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा तो बी आ जाएगा, और जब बी आ जाएगा तो हम फार्मूला यूज़ करके जो कल पढ़े हैं ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करते हैं, फिगर बना लेते हैं। फिगर हमसे जो कह रहा है जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, ए बी सी, ए ये दोनों साइड बराबर हैं, ये हमसे पूछ रहा है, और ये 105 डिग्री है, और क्या दिया है, हाँ बस ये दिया, ये डी है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करना है, पहले ये फाइंड आउट करना है। तो कोड लिखने का एक तरीका भी आपको पता होना चाहिए। जिस कोड को हम ले रहे हैं, अब देखो कोड जब बन रहा है तो ये पूरा इतना बन रहा है, तो इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं ना, ए बी सी तीनों पॉइंट आ रहे हैं। तो जिस कोड के बारे में हम बात करें वो बीच में रहेगा, मतलब ए बी सी हमने लिखा तो इसका मतलब हम एंगल किसकी बात करें, बी की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और अगर हमने लिखा बी ए सी तो हम जो बीच में रहेगा उस कोड की बात कर रहे हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है। तो पहले हम लिखेंगे क्या कि एंगल कौन सा हमें चाहिए, बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, और इन दोनों का सम 180 होगा। हमें जो है पता है बी सी डी, तो सॉरी ए सी डी पता है, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी की वैल्यू 105 डिग्री है, हमने लिख दी 180 डिग्री बराबर। अब बी सी ए निकालना है तो 105 को उधर भेजना होगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो हमें आंसर कितना देगा, वो 5 7 75 डिग्री, 75 आ गया। अब जब एंगल गिवन, हम पूरा सॉल्व करके लिख रहे हैं। क्वेश्चन में आप एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली कर सकते हो, ऐसे ही रफली करके, हमको तो सर्किल करना हो, उसमें सॉल्व तो मांगता नहीं है। गिवन क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक, क्वेश्चन में दिया है। तो देन क्या, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। अब देखो, चाहे बी सी ए पढ़ो, चाहे ए सी बी पढ़ो, चाहे ए बी सी पढ़ो, चाहे सी बी सी, मतलब चाहे इधर से शुरू करो चाहे इधर से शुरू करो, अगर बी बीच में है तो वो बी का दर्शा रहा है कि कोड बी के बारे में बात करें। अगर सी बीच में है तो हो सी का। अब यहाँ पे हमने लिखा था, क्या लिखा था, बी सी ए लिखा था ना, बी सी ए लिखा था, और अभी क्या लिख दिए ए सी बी। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसको हम बी सी ए ही बना दे रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, दोनों एक ही चीज़ है। सी बीच में होने से मतलब है चाहे ए को इधर लिखो चाहे बी को उधर लिखो। चलो, और बराबर एंगल बी सी ए की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री, 75 डिग्री आ गया। नाउ अब बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी, ट्रायंगल रूल से एंगल इसकी बात कर रहे हैं ए बी सी की, ए बी सी प्लस बी, क्या पूछा है क्वेश्चन में, जैसे जिस रूप में पूछा उस रूप में जवाब देंगे ना, बी ए सी पूछा है, बी ए सी, हम सी ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए सी, ठीक, बराबर क्या होता है एंगल ए सी डी, ए सी डी, ठीक। अब देखो आप ए सी डी हो गया, हमें ए सी डी पता है, ए बी सी पता है, और ये फाइंड आउट करना है। ए बी सी हमारा 75 डिग्री है,
बी एलसीएम में नहीं पता है और ए सी डी 105 डिग्री है, तो बी एल सी क्या हो जाएगा बराबर 105 माइनस 75 30 डिग्री। ये हो गया हमारा क्या आंसर, यही हमसे पूछा था। तो आप देखो सॉल्व करने में टाइम लगा बस, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का इसमें दो फार्मूले लगे, पहला ये लगा, फिर ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा और ये क्वेश्चन में दिया गया था उस हिसाब से सॉल्व किया। तो तीन इसमें फार्मूले का यूज़ किया है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है कि दो नंबर है जो 3:4 में है, ठीक है। उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का इतना है, तो सम ऑफ नंबर उन दोनों नंबर का योग पूछ रहा है हमसे। तो देखो आप नंबर्स जो है का पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, या फिर इसी को हम लिख देते हैं और या इसी को लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर क्वेश्चन में दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके दिया है तब हम ये लिख देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और अगर दोनों नंबर अलग अलग दिए हैं तो हम ये लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, जिससे आप कंफ्यूज ना होना। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन में हमको दिया है कि दो नंबर का रेशियो, मतलब नंबर्स अलग अलग दिए हैं, तो हम ये लिखेंगे। तो पहले मान लेते हैं लेट नंबर्स आर, नंबर्स क्या हैं 3:4 है ना, तो 3x एंड 4x, नंबर क्या है 3x और 4x है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके दे दिया, मतलब अलग अलग नहीं दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जो आएगा वो दे दिया है। वो कितना है 20-28, तो ठीक है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम 20-28 है। फर्स्ट नंबर हमारा 3x है, सेकंड नंबर हमारा 4x है। हमें निकालना है क्या है सम ऑफ नंबर, तो पहले नंबर तो फाइंड आउट करें। अब देखो इधर 3 चौक 12 और 1 2 2x है, तो x के ऊपर 2 पावर, ठीक। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड करिए 12 के 12 8 बचेगा, 12 छक 72, हाँ 12 छक 72 जाएगा, 10 बचेगा, 12 9 या 108 कट गया 169 बार में। अगर आपको पता हो तो ये आपको पता होगा, हम क्या करने वाले हैं वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें यक्स की वैल्यू चाहिए यक्स स्क्वायर की नहीं। तो इसका होगा, अगर आपको 20 तक याद होना चाहिए वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो तुरंत आप बता देंगे 169 13 का होता है। अब यक्स की वैल्यू तो पता चल गई, अब नंबर पता कर लेते हैं। नंबर्स आर 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 13, 13 यहाँ 39, पहला नंबर 39, दूसरा नंबर 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई 13, 13 चौका 52, दूसरा नंबर ये। हमसे पूछा क्या है सम, योग पूछा है, तो 39 + 52 जोड़ दो, जो आएगा हमारा आंसर 9 2 11 5 3 8 1 9, दैट्स इज आवर आंसर 91। क्वेश्चन बहुत ईजी था, सॉल्व हो गया। अब ये देखो ये और भी ईजी है, कहा है कि फाइंड स्क्वायर वर्गमूल किसका, इन दोनों का, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को घटाओ, घटाने पे जो आएगा उसका वर्गमूल इनको चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब इतना बड़ा स्क्वायर करो, फिर उनको घटाओ, फिर वर्गमूल निकालो, इतना टाइम तो जो है एग्ज़ाम में देगा नहीं करने के लिए हमें, और ना ही हमें ये सिंपल नंबर है कि स्क्वायर हम निकाल भी लें। तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें फार्मूला यूज़ होगा कौन सा, अगर हम इसको मान लें a और इसको मान लें b, तो ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, बीच में लगा है माइनस, तो कौन सा फार्मूला बन गया a - b और a + b। तो हम यही करेंगे, पहले वो निकाल लेते हैं जो हमसे कहा है फार्मूले का यूज़ करके। सर सामिकाएँ हैं ना आइडेंटिटीज, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर। हमने क्या कहा कि ये है हमारा a और ये है हमारा b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a + b a - b, a + b मतलब 272 + 128, और a - b का मतलब 272 - 128। चलो 272 में 128 जोड़ो, 8 2 10, 7 2
9 1 10, 2 1 3 1 4, 400, ठीक है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों जोड़े ब्रैकेट के अंदर रखें, मल्टीप्लाई है, ठीक है। माइनस करो, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 144, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, या इनका वर्गमूल पूछा है, हमने घटा, अब ये आ गया, या तो इनको मल्टीप्लाई करके फिर वर्गमूल निकालो, या फिर ये इजी है, वर्गमूल पूछा है तो स्क्वायर रूट यहीं पे निकाल दो, क्या इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना। आप ऐसे लिख लो 400 गुणे 144, 400 का अलग 144, अगर आपको याद होगा 400 किसका होता है 20 का, अब ये किसका होता है 12 का, 20 गुणे 12, 12 दूनी 24, 240 क्या हो गया हमारा आंसर। सिंपल। देख क्वेश्चन कितना बड़ा था, देखने में लग रहा था कि इतना बड़ा, स्क्वायर करो फिर उसको माइनस करो फिर वर्गमूल निकालो, लेकिन देखो एक झटके में सॉल्व किया। तो क्वेश्चन का आपको बेसिक क्या था इसका, कि आपको स्क्वायर रूट मालूम होना चाहिए था, आपको आइडेंटिटी सर्वसामिकाएं वो मालूम होना चाहिए था, आपको तुरंत क्लिक कर गया दिमाग में कि अरे ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर लें। नहीं अगर आपको याद था है तो आप इसको स्क्वायर करोगे, फिर इसको स्क्वायर करोगे, दोनों का वर्ग करके फिर माइनस करोगे, जो आएगा उसका फिर वर्गमूल निकालो। लो आपका टाइम गया, 4 क्वेश्चन का टाइम एक ले गया, जबकि था 1 मिनट का क्वेश्चन। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को आप समझिए, क्वेश्चन बहुत से आएंगे ऐसे, जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कर जाएंगे। अब इसको लास्ट में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। ये देखो आप, ये थोड़ा सा अलग है, ये समझाना है आपको। ये जो है आप देख लो, नंबर मल्टीप्लाई 2, इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, मतलब घन बन जाए। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन ने मल्टीप्लाई पूछे तो कुछ नहीं करना, क्यूब पूछा है तो भी, स्क्वायर पूछा है तो भी। जैसे पूछ दिया कि इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब एक परफेक्ट वर्ग बन जाए, या फिर परफेक्ट, इसमें घन पूछा है, क्यूब पूछा है तो हम घन ही निकालते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिंपली इसका फैक्टराइजेशन कर लो, क्योंकि हमें पता है क्या, अगर क्यूब है तो 3 का पेयर बनता है, स्क्वायर है तो 2 का पेयर बनता है। फैक्टराइजेशन में जिस चीज़ का पेयर नहीं बनेगा, जिस नंबर का 3, वही जो है उस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करना। चलिए सॉल्व करते हैं। देखना सही लग रहा है कि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 3 3 6 2 8 7 15 5 20, 20 आ रहा है जोड़ने पे नंबर्स को आपस में। तो 3 के टेबल में 20 आता नहीं, तो इसलिए 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटने से रहा, क्योंकि 75 है, 70 लास्ट 4 में क्या देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, तो ये 75 4 टेबल में नहीं आता, इसमें ये भी नहीं का 5 कट जाएगा, क्योंकि उसका यूनिट प्लेस देखते हैं, और 5 है तो कट ही जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 36, 3 बचा, 5 36 2 बचा, 5 बचे 25, 2 बचा, 5 बचे 25। देखो फिर 5 से कट रहा। अब एक बार 5 से कटेगा तो इसका मतलब 2 बार और कटना चाहिए, देखते हैं कटता है। 5 1 के 5, 1 बचा, 5 आई 15, फिर 1 बचा, 5 आई 15, फिर 1 बचा, 5 6 के 5। अब देखो, अब ये 5 से नहीं कटेगा, इसका मतलब देखते ही अब आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो भी होगा वो तो कट जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 13 31 जो है 11 का घनमूल है। 11 तक आप घनमूल याद कर लो, स्क्वायर क्यूब रूट। 11 121, 11 11 11 11, देखो इसका तो पेयर बन गया, 1 हो गया 11, इसका नहीं बना है, 1 5 और रहता तो उसका भी पेयर बन जाता, तो 1 5 जो नहीं है उसी का, तो नंबर कौन सा हो जाएगा 5, आंसर हमारा हो गया। ठीक, तो 11 गुणे 5 55, अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे जो आएगा तो वो किसका होगा, 55 का क्यूब होगा। चलो अब इस पर बढ़ते हैं। यह है हमारा कहाँ गया क्वेश्चन, फाइंड फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमें दिया है कि इसका फैक्टर निकालने के लिए, फैक्टर निकालने के लिए एक होता है फैक्टर थ्योरम। इसमें क्या होता है कि जब क्यूब में हमको क्वेश्चन दे देता है, पूछता है कि इसके कितने फैक्टर होंगे, मतलब इनको अलग अलग खंड करना है, फैक्टराइज करना है, खंडित करना है टुकड़ों में, ये एक साथ जो है इनको टुकड़ों में करना है फैक्टर। तो अब ये 2 का तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़े हैं, दो पावर रहता है तो हम फटाफट जोड़ घटा के इधर उधर कर लेते हैं। मतलब इन दोनों, जैसे अगर ये क्यूब नहीं रहता तो हम क्या करते, इन दोनों को जोड़ने पे 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, गुणा करने पे 36 आना चाहिए। तो हम इस तरह से जोड़ घटा कर सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स हैं, जोड़ने पे 11 आ रहा है, ये दोनों नंबर्स, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 36 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो इसमें करते क्या है, हम तुक्का लगाते हैं। तुक्का मतलब ये है कि हम मान लेते हैं कि यक्स बराबर 1, पहले ट्राई करते हैं। यक्स बराबर 1 रखने पे अगर ये वैल्यू पूरी 0 हो जा रही है, ठीक है, तो ये उसका एक फैक्टर हो जाएगा। लेकिन इसको आपको समझाना होगा, इस क्वेश्चन को आप पेंडिंग में करो, इसको पेंडिंग में करो, कल हम इसको आपको समझाएंगे। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टर थ्योरम, ये दोनों जो है आपको समझाना होगा कि कैसे हम मानते हैं, क्या फैक्टर होते हैं इसमें, ये समझाना होगा। क्वेश्चन आ गया था तो हम लिख लिए थे, पर इसको सॉल्व करने का तरीका बता दे रहे हैं। या बहुत लोग कहेंगे कि आ ही नहीं रहा था इसलिए नहीं बताई, उसको समझाना पड़ेगा तब आपको आएगा। यक्स इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अगर यक्स इक्वल टू 1 पे ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो ठीक है, ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। और अगर नहीं हुई तो यक्स बराबर एक बार -1 मान लेते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन देगा 1 2 3 जाते जाते या बहुत जाओगे 4 जाते जाते तक आप निपट जाओगे, मतलब एक फैक्टर आपको मिल जाएगा। यक्स बराबर 1 रखने पे 1 का क्यूब माइनस कुछ गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुणे 1 -6। चलो 1 का क्यूब 1, 6 के 6 ही होगा, प्लस 11 -6। कहीं गलती नहीं है ना? देखो -6 जुड़ गया, -12 आ गया, 1 और 11 जुड़ गया, +12 आ गया, +12 -12 इक्वल टू लड्डू 0। अब जब 0 हो गया इसका मतलब ये फैक्टर है। तो फैक्टर को लिखते कैसे हैं, यक्स बराबर 1 है ना पॉजिटिव, अच्छा तो यक्स बराबर है ना, अगर 1 को यक्स की तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यक्स -1 इक्वल टू 0। यक्स -1 रखने पे ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसलिए यक्स -1 इसका एक फैक्टर हो गया। जब हमें एक फैक्टर मिल जाए तो हम उसी फैक्टर से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब आपको डिवाइड करने आता है नहीं, यही मेन है। तो डिवाइड करने पे हमको क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है और फिर उसका हम खंडित कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, समझाएंगे कल जो है इसको और अच्छे से ब्रीफ में कल यक्स -1 से। अब देखो यहाँ पे सिंपल रूल डिवाइड का समझो, बहुत लोग को डिवाइड का नहीं आता है। जो यहाँ पहला पावर रहता है, पहला नंबर देखते हैं, यक्स से हमको मतलब पहले हमारा डिवाइड में जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रहता है, हमारा ध्यान जो होता है वो इस पर फोकस होना चाहिए कि यक्स के जितने भी टर्म हैं सबको हमको हटाना है। हमको यक्स से मतलब होना चाहिए, यक्स का टर्म हटना चाहिए पूरा का पूरा। तो यहाँ यक्स क्यूब है, यहाँ अकेला यक्स है। अच्छा कितने यक्स की कमी हो रही है उसके पास, 2। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा यक्स क्यूब, ठीक। अब यक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x², ठीक, माइनस और ये प्लस -x स्क्वायर। अब उसके बाद जब माइनस करते हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस साइन के साथ है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। जब यहाँ हम माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, कैंसिल, 0 हो गया। माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 6 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर घट जाएगा, 5x। बड़ा कौन है, ये है, तो इसका साइन लग गया, प्लस 11x। यक्स स्क्वायर, उसके बाद यक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ यक्स स्क्वायर है तो हमें यक्स चाहिए, तो एक यक्स की कमी है। और देखो साइन किसकी जाएगी, प्लस, अब यहाँ प्लस रहेगा माइनस, उसके लिए जो यहाँ पे साइन रहेगी उसकी साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ भी हम लिखेंगे माइनस। माइनस कितना चाहिए, यहाँ अकेला यक्स है और यहाँ 5x स्क्वायर है, तो हमें क्या चाहिए, 5x चाहिए। 5x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 5x स्क्वायर, तो -5x स्क्वायर हो गया
माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5x। ठीक, अब देखो फिर से जब माइनस किया हमने तो ये साइन प्लस हो गई, ये साइन माइनस हो गई, ये तो गया 0। और 11 माइनस 5 क्या हो गया 6, बड़ा नंबर है 11 इसलिए प्लस लगेगा, -6। अब देखो यहाँ एक x बचा है, यहाँ भी एक x है, तो x की तो ज़रूरत ख़त्म, लेकिन इसको हटाने के लिए पूरी तरीके से 6 का मल्टीप्लाई भी चाहिए x में, तो हम क्या कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई, साइन क्या रहेगी प्लस, प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x -6, माइनस किया हमने तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, सब कट के क्या हो गए 0। ठीक, फैक्टर था तो 0 होना था। अब देखो एक फैक्टर x-1 है, अब एक फैक्टर, दो फैक्टर इसके निकलेंगे क्योंकि पावर टोटल कितने हैं 3, तो 3 है तो 3 फैक्टर होंगे उसके, 3 रूप खंड होगा। अब देखो अब यहीं बगल कर दे रहे हैं x² - 5x + 6। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको जोड़ने घटाने पे, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ दो नंबर्स को, -5 आए और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो +6 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं -3 और -2। 3 2 5, साइन बड़े नंबर की लगेगी, और 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई किया 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो +6 -5 आ गया हमारा। तो -3x -2x + 6। अब इसका भी दो पार्ट कर दो, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ। अब इन दोनों को जब एक साथ लेंगे हम तो देखो यहाँ पे x है, दोनों में x कॉमन है, ले लिया हमने कॉमन, यहाँ बचा 1x, यहाँ बचा -3। इधर देखो माइनस साइन के साथ हमने देखो दो दोनों में दिख रहा है तो 2 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 3। लेकिन साइन जब माइनस हटाए तो प्लस किस चीज़ से बनता है, 2 माइनस से बनता है, एक माइनस हमने हटा लिया तो एक माइनस बचा, यहाँ -3। और देखो दोनों में सेम है, x -3 एक फैक्टर हो गया, एक हो गया x -2, तो हमारे 3 फैक्टर आ गए, x -3, x -2 और x -1। यही तीनों क्या हो गए इसके फैक्टर हो गए। ये आपको ऊपर से चला गया होगा, जिसको आ रहा होगा तो समझ गया होगा, नहीं तो ऊपर से कल हम इसको समझाएंगे अच्छे से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टर्स का। आज के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चन आज सॉल्व, कल इस टॉपिक पर बात करके और कोई क्वेश्चन टाइम रहेगा तो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।